आज आ गए दोस्तों बढ़िया बढ़िया अपडेट्स मिस्टर ओलंपिया कंटेंडर्स के, यानी खुद मिस्टर ओलंपिया के, बिग रैमी के। वो तो आपको पता ही था कि आना ही है। और कई सारे आर्नोल्ड क्लासिक कंपेटिटर्स के। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इनके बारे में, इनकी ट्रेनिंग अभी किस तरीके से चल रही है, इनकी प्लानिंग पूरी की पूरी ऑफ सीजन को लेकर के, कटिंग को लेकर के अभी क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग हम लोग करते हैं डायरेक्टली बिग रैमी की ओर से। देखो, बिग रैमी ने ये बैक लेट स्प्रेड की फोटो डाली और अब ये एक हॉट टॉपिक बन चुका है। बहुत सारे लोग कह रहे थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि बिग रैमी अपनी बैक नहीं दिखा रहे हैं। अपनी फ्रंट बॉडी दिखा दी उन्होंने, काफ़ी अच्छे दिख रहे थे, लेकिन बैक नहीं दिखा रहे थे। अब फाइनली उन्होंने ये वाला शॉट भी अभी से कुछ दिन पहले डाल दिया था और ये ऐसा हो गया कि अब तो भाई रैमी को कमबैक जल्दी से जल्दी करना ही पड़ेगा। ये अब पुराने वाले रैमी बनते जा रहे हैं, इनके अंदर अब सारी इंप्रूवमेंट्स पहले की तरह ही आते जा रहे हैं, तो अब कमी कोई बची नहीं। और सही में इस फोटो ने काफ़ी सारे रैमी फैंस का दिल जीत लिया, बल्कि नॉन रैमी फैंस भी जितने भी लोग हैं सब लोग बहुत खुश है। कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई इस अपडेट के ऊपर मेरा क्या सोचना है। देखो, मैं आपको सही एक चीज़ बताता हूँ। डेफिनेटली यहाँ पर देख करके इसमें लग रहा है कि इसमें एक क्रेजी इंप्रूवमेंट इन्होंने कर ली है। इनकी बैक बहुत वाइड हो गई है, इनकी वेस्ट बहुत नैरो हो गई है। और पहले के जो रैमी थे, अभी 2022 के हमने जो देखे या 2021 तक के भी, तो लैट्स उस तरीके से नहीं बड़े लगते थे। बहुत ही स्मॉल लैट्स श्रिंक करते जा रहे थे, लोअर बैक ख़त्म होती जा रही थी, थिकनेस बैक की ओवरऑल ख़त्म होती जा रही थी। पर यहाँ पर हर एक चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है, स्पेशली इनके ट्रैप्स जो बहुत ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं। इनकी लोअर बैक काफ़ी अच्छी लग रही है, लैट्स तो बिल्कुल ही फ्लेयर आउट कर रहे हैं। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए, ये कम्प्लीटली इंस्टाग्राम की एक डाली हुई फ़ोटो है, जहाँ पर कि कंट्रोल आपका होता है। आपको अपनी बैक बड़ी दिखानी है, एक बहुत सीधी सी दोस्तों इसकी टेक्निक होती है। कैमरा को ज़्यादा से ज़्यादा आप रखो पास में ट्रैप्स के, मतलब कि एक अपर एंगल आपको रखना है, जिससे कि ट्रैप्स का एरिया लगेगा बड़ा, शोल्डर लगेंगे बहुत ज़्यादा वाइड। जो रैमी के पहले ही इतने ज़्यादा एनॉर्मसली वाइड शोल्डर्स हैं, जो अपर लैट है वो लगेंगे बहुत बड़े। और क्योंकि कैमरा दूर है आपकी लोअर बैक से, आपकी वेस्ट से, इसीलिए वो लगेगी बिल्कुल छोटी। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और इसीलिए अगर आप इस एंगल को कंपेयर अभी करने लग रहे हो ना रैमी की किसी भी फ़ोटो से, चाहे वो आर्नोल्ड की या ओलंपिया की हो, वहाँ पर फ़ोटो सामने के एंगल से बिल्कुल ली जाती है, जिसमें कि एक एक्चुअल तस्वीर निकल के आती है। पर यहाँ पर तो क्या है कि एंगल अपर ले लिया इन्होंने, जिससे कि रैमी बहुत ही तगड़ी वीटे पर एक क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसी के साथ साथ लाइटिंग परफेक्टली इनके हेड पे पड़ रही है और इनके ट्रैप्स पे पड़ रही है, जिसकी वजह से लोअर एरिया जो वेस्ट का है बिल्कुल अंधेरे में चला गया है। डार्कनेस है, शेडो है वहाँ पे, उस वजह से थिकनेस मसल में हमेशा ज़्यादा दिखती है जितना मसल अंधेरे में जाती है। और परफेक्ट लाइटिंग इसको हम बोल सकते हैं। इसी कारण से ये इतने ज़्यादा इम्प्रूव्ड लग रहे हैं। मैं अगर इस पर अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ कि ये सही में इम्प्रूव हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो मेरे हिसाब से शायद ये इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन 100% श्योर मैं अभी भी नहीं हूँ। क्योंकि अगर आप एक्चुअल में देखो ना, बिल्कुल इनके ट्रैप्स के नीचे जो एक मिडिल ट्रैप का एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा अभी भी दबा हुआ दिख रहा है। इसीलिए बहुत मुश्किल है कमेंट करना कि ये वही रैमी है जो 2020 तक हुआ करते थे। मेरे हिसाब से ज़्यादा करके ये अभी वाले ही रैमी है जो 2022 के हैं। हाँ, डेफिनेटली थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट हुए होंगे, बट इसको एक परफेक्ट बैक देख करके या फिर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो करके जिस तरह से फैंस देख रहे हैं, मेरे हिसाब से वो भी एक गलत चीज़ है। क्योंकि मैं यहाँ पर किसी को भी मॉरली डाउन नहीं कर रहा हूँ। देखो, एथलीट अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, वो जो कर रहा है हम आसपास भी नहीं सोच सकते हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे को पता ही नहीं है। लेकिन स्टिल अगर एक कंपैरिजन की बात है, जो इंटरनेट पे आजकल कोई भी चीज़ सर्कुलेट हो जाती है और कंपैरिजन स्टार्ट हो जाते हैं, मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक एक वैसी ही बैक है जो रैमी की पहले थी। इम्प्रूवमेंट्स जब तक स्टेज पे नहीं आ जाते हमें नहीं पता लगने वाले। मेरा इस पे ये मानना है। डेफिनेटली रैमी इंप्रूव कर रहे हैं, ये बात भी मैंने आपको बता दी है पहले से ही। मेरे हिसाब से ये ओलंपिया में ही जहाँ तक डायरेक्ट दिखेंगे। अभी स्पेकुलेशन लेकिन बहुत हाई हो चुकी है कि हमें कहीं ना कहीं आर्नोल्ड में भी इस साल दिख जाएंगे तो आग लग जाएगी। फिलहाल अभी कम्पीट करने के इनके कोई प्लान्स नज़र नहीं आ रहे, कम से कम 10 महीने तक तो। इसके बाद दोस्तों अगला अपडेट आता है यहाँ पर सैमसन दादा के ऊपर। अब देखो, ओलंपिया ख़त्म हुए दोस्तों 10 हफ्ते हो गए और सैमसन दादा तो लगातार नॉन स्टॉप कम्पीट करते ही जा रहे हैं। ओलंपिया ख़त्म होता है, आर्नोल्ड पे आ जाते हैं, और आर्नोल्ड ख़त्म होता है तो फिर एक और बार ओलंपिया खेल लेते हैं। लगातार कम्पीट करने की वजह से इनकी बॉडी अब कितनी थक गई है या कितनी रिस्पॉन्ड कर रही है वो तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, सैमसन ने अभी हाल ही में कुछ इतना ज़्यादा अपने आप को पुश कर लिया था कि उनके साथ हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी, जो काफ़ी ज़्यादा विजिबल नहीं हो पा रही थी, मतलब पता ही नहीं लग रहा था हुई भी है कि नहीं। और अभी हम देख रहे हैं कि सैमसन दादा फिर से अपना एक बैक डबल बाइसेप और एक फ्रंट डबल बाइसेप शॉट लेकर के आ गए। सैमसन इस वाले शॉट हमेशा ही बहुत ज़्यादा क्लासिक वे में करते हैं।
फ्रंट डबल बाइसेप आपको लगेगा कि कोई क्लासिक बॉडी बिल्डर है जिसपे कि थोड़ी सी मसल्स ज़्यादा आ गई है लेग्स पे और आर्म्स पे। और सैमसन की बैक अगेन काफ़ी हद तक सेम दिखती है, बट सैमसन का जो एक सबसे बड़ा उनके पास में एडवांटेज है वो है उनकी हाइट। वो जब खड़े होते हैं एथलीट्स के साथ में ढक लेते हैं, ऐसे में दोबारा से इस बार हार्डी शुपन के सामने ये सैमसन दादा आएंगे तो उनको डोमिनेट ज़रूर से करेंगे, करने की कोशिश करेंगे अपनी हाइट से, अपनी बॉडी से। सैमसन देखना होगा कितना इंप्रूव करते हैं, और ये बात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली में इंप्रूवमेंट्स नोटिस नहीं हो पा रहे हैं ओलंपिया से लेके अब तक। 10 हफ्ते हुए हैं, और अगर हम लगाएं तो आर्नोल्ड यहाँ से आएगा करीबन 7 से 8 हफ्ते बाद। तो ऐसे में सैमसन दादा कितना और चेंज आएंगे वो तभी हमें पता लगेगा। बाकी मुझे लगता है काफ़ी हद तक ये सेम ही हमें दिखने वाले हैं। बॉडी अभी भी इनकी 300 पाउंड से 310 पाउंड्स के बीच में चल रही है। मिलोस ने बोला था कि अब वो उनको इसी वजन पे रखने वाले हैं। देखना होगा आर्नोल्ड तक ये अपने इसी तरीके से अपडेट्स देते रहेंगे या कुछ चेंज भी होंगे इन आने वाले 7 से 8 हफ्तों के बीच। सैमसन को यहाँ पर हार्डी शुपन बहुत ज़्यादा कड़ी चुनौती देने वाले हैं, क्योंकि अभी की अगर हार्डी शुपन की मैं आपको फोटोज़ दिखाऊं तो ये मोस्ट मस्कुलर एक करते हुए नजर आते हैं, भले ही वेस्ट के अंदर है, लेकिन हार्डी दिख रहे हैं एब्सोल्युटली ड्राई, वेनी और जिसको हम बोलते हैं ना ग्रेनी। तो हार्डी के पास से वो चीज़ कोई छीन नहीं सकता। और सही में ये फुलनेस, ये ड्राइनेस चेस्ट के अंदर फाइबर्स, ऐसा लग रहा है कि कल ही खेलने जा रहे हैं आर्नोल्ड को। ये लग ही नहीं रहे कि 7 से 8 हफ्ते दूर होंगे। पर्टिकुलरली मैं तो अभी भी हार्डी को ऊपर आते हुए देखना चाहता हूँ। जब ओलंपिया में देखना चाहता था तो आर्नोल्ड में क्यों नहीं, लेकिन जजेस की प्रेफरेंस शायद इस साल सैमसन के लिए और ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि सैमसन के पास क्लियर एक फीडबैक है उनको क्या इंप्रूव करना है फर्स्ट आने के लिए ओलंपिया में। तो आर्नोल्ड तो फिर से जीत ही सकते हैं। अभी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इन दोनों में से किसी भी एथलीट के जीतने के, इसीलिए अभी इस पे बात नहीं करेंगे। बस ये है कि सैमसन के अपडेट्स भी आ रहे हैं और हार्डी के भी आ रहे हैं। आपके हिसाब से इनमें से कौन जीतेगा आर्नोल्ड क्लासिक को इस बार मार्च में? फिलहाल दोस्तों बात करूं कोचिंग की और ट्रेनिंग की, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता भी दिया था कि मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी है, और अभी तक काफ़ी सारे आप में से भाई लोग आए हैं मेरे पास में कोचिंग लेने। देखो, एक होता है फैट लॉस, एक होता है मसल बिल्ड, एक होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पर इसके अलावा मैं देख रहा हूँ इतनी सारी अलग अलग दिक्कतें हैं लोगों को। देख करके लगता है यार फैट लॉस और मसल बिल्डिंग तो बात की बात है, पहले आप इन चीज़ों को तो ठीक करो। कितने लोगों के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं, कितने लोगों के पोस्चर ख़राब है बॉडी के, कई लोगों को पता ही नहीं कि ट्रेनिंग कैसे करनी है। कितने सारे लोगों को मैं यहाँ पर ब्लड टेस्ट करवाने के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। इतनी दिक्कतें हैं लोगों के साथ में। एक होता है फैट लॉस कराना, एक होता है डाइट बना के दे देना, एक होता है कि उन लोगों को ठीक करना। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैटर करती है, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं इस कोचिंग के अंदर जो मैं अभी आप लोगों को, आप में से कई सारे लोगों को सिखा रहा हूँ। तो इसी के लिए मैं यहाँ पर अपना कोचिंग प्लान पिछले ही वीडियो में अनाउंस कर चुका था, 3 महीने का 10,000 रुपये कुल मिला करके, जिसके अंदर की मैं खुद से आपको एक डाइट प्लान, एक्सरसाइज कैसे करनी है उसकी टेक्निक, डाइट कैसे फॉलो करी जाए, फूड कितना नाप के खाना है, हर एक चीज़ मैंने उसके अंदर डिटेल में बताई। सप्लीमेंट्स किस किस्म के लेने चाहिए या फिर किस किस्म के आपको अवॉइड करने चाहिए अपने हिसाब से, अपनी बॉडी टाइप को देखते हुए, हर एक चीज़ काफ़ी डिटेल में अभी बताई जा रही है। और एक्चुअली में काफ़ी सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं इस टीम को जो मैंने एक बना ली है यहाँ पर, ऑल अबाउट ओलंपिया की हमारी एक टीम। आप लोग चाहो आप लोग भी आ सकते हो, जो लोग अभी तक नहीं आए। अगर आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, मसल गेन, फैट लॉस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आपकी बॉडी का पोस्चर खराब है, टाइटनेस है बॉडी के अंदर में, मसल गेन नहीं हो पा रहा है, अलग अलग तरीके की दिक्कतें हैं, सब चीज़ें यहाँ पर आपकी सॉल्व करी जाएगी। और अलग से मैं यहाँ पर दे रहा हूँ गारंटी। मैंने आपको बताया कोई नहीं देता है फिटनेस लाइन में गारंटी, ऑनलाइन तो खास तौर से आपने अभी तक कहीं नहीं सुना होगा, बट मैं दे रहा हूँ। अगर आप लोग चाहो ज्वाइन कर सकते हो। 3 महीने में आपकी फिजिक चेंज हो जाएगी, नहीं होती है तो मैं पैसे वापस कर देता हूँ ऐसे केस में, ये मैं साफ बोल चुका हूँ। ऑलरेडी मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई हैं, मतलब ज़्यादा ही आ गई कुछ। तरीका वही है दोस्तों, आपको मुझे ईमेल करना होगा trainwithaviral@gmail.com पे, लिखना भी यही है trainwithaviral। रिप्लाई मैं खुद से आपको करूँगा, आपके बारे में बॉडी की सारे स्टैट्स लूँगा, आपका फ़ोटोज़ लूँगा, आपकी चेक इन्स होंगे, आपके साथ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एलर्जी, किसी तरीके का इंटॉलरेंस किसी पर्टिकुलर फूड को लेकर के, ये सारी चीज़ें मैं एक्चुअली में पूछ रहा हूँ जितने भी लोग इस कोचिंग में आ रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं, और उस हिसाब से उनके प्लान्स तैयार किए जा रहे हैं। तो मैंने बोला ना, डाइट बनाना बहुत एक छोटी चीज़ है, लेकिन उसके अलावा बाकी की दिक्कतें हर कोई नहीं देख पाता है। अगर आप लोग चाहो ज्वाइन कर सकते हो। फरवरी के बाद से ये प्लान जो अभी 10,000 रुपये का है 3 महीने के लिए, हो जाएगा 15,000 रुपये का। तो आप लोग चाहो मुझे ज्वाइन कर सकते हो, मुझे ईमेल करके और उसके बाद फीस देके।
इसके बाद दोस्तों अगला अपडेट यहाँ पर आ जाता है एंटोन वैलेंट के ऊपर। एंटोन वैलेंट ऐसा नाम जिनके बारे में हमने पूरे पिछले साल बात ही नहीं करी। हाँ, ये भी खेलने वाले हैं आर्नोल्ड क्लासिक में अब से 8 हफ्ते बाद। इन्होंने अपनी ये फ़ोटो डाली है अब से कुछ दिन पहले की, और यहाँ पर ये लिखते हैं 276 LBS फास्टेड स्टेट में ये अपने है। अब एंटोन एक अच्छे खासे लंबे एथलीट हैं और इनकी बॉडी काफ़ी हद तक अभी भी लगती है मास में कम, तो डेफिनेटली इनको साइज़ और ज़्यादा पुट करने की ज़रूरत है। लेकिन लास्ट जितने भी इन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं उसके अंदर एंटोन ने एक्चुअली में एक अच्छी कंडीशनिंग और एक बढ़िया अपनी फिजिक दिखाई। लेकिन एंटोन स्टिल उन एथलीट्स में से है जो ऑन एंड ऑफ आते हैं, हमेशा पीक करेंगे इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा इन पर ट्रस्ट कम होता है। बाकी इन्होंने लिखा है कि अभी ये 275 पे आ गए हैं, अब धीरे धीरे करके अपना और ज़्यादा वेट शेड करेंगे। आर्नोल्ड क्लासिक इनके लिए काफ़ी अच्छा शो माना जा सकता है, एक इंपॉर्टेंट शो तो इनके लिए डेफिनेटली है, बिकॉज ये इनको एक हाइप में रखेगा। एंटोन वैलेंट को यहाँ पर सैमसन, हार्डी, एंड्रयू जैक जैसे एथलीट्स के साथ सामना करने के लिए, स्टेज शेयर करने के लिए मिलेगा। इससे इनको एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा हाइप मिलेगी अगर ये अच्छी फिजिक में आ जाते हैं, अच्छी शेप में आ जाते हैं तो। बाकी एंटोन के अंदर फिजिक में अगर आप देखो तो ऐसा कोई खास चेंज आपको नज़र नहीं आएगा पिछले 2 साल के अंदर, क्योंकि 2 साल का वक्त इन बॉडी बिल्डर्स के लिए इतना बड़ा होता है कि ये समझ ही नहीं आता कि वही इंसान है या कोई और। पर होता क्या है ना दोस्तों, जो एथलीट्स टॉप 10 के बाहर होते हैं ना, वो कभी भी उतना ड्रास्टिक डिफरेंस कर ही नहीं पाते अपने पूरे करियर में। हाँ, जिन्होंने खुद को चेंज करा है, जैसे ब्रेंडन करी, वो एक टाइम पे टॉप 10 के बाहर भी compete करते थे, तो वो एकदम से फिर आए भी उस लीग में कि टॉप 5, फिर डायरेक्टली फर्स्ट, और उसके बाद से अभी तक टॉप 5 में बने हुए हैं। लेकिन बहुत कम हम देखते हैं कि टॉप 10 के बाहर वाले एथलीट्स अपने आप को एकदम ड्रास्टिकली चेंज कर जाएं। तो एंटोन भी कुछ वैसे ही दिख रहे हैं, सेम से, और बस मेन ये है कि अच्छी कंडीशनिंग में आ जाए तो बहुत बड़ी बात रहेगी। स्लाइस्ड इनको आना पड़ेगा। इसके अलावा जेम्स हॉलिंगसेड, मोहम्मद शबान, ये 2 एथलीट्स भी आर्नोल्ड में compete करने के लिए आ रहे हैं। तो तीनों एथलीट्स ही एक जैसे ही हैं, एंटोन, जेम्स और शबान, क्योंकि ये तीनों ही एथलीट्स एक अच्छी खासी हाइप यहाँ से बटोर सकते हैं कंपटीशन को खेल करके। और मैं आपको बता दूं, इन तीनों ने पिछले साल खेले नहीं कॉम्पिटिशन्स, तो इसी वजह से यहाँ पर ये तीनों एथलीट्स लाइनअप को थोड़ा बहुत शायद इसका फ़ायदा उठा ले। एक्साइटिंग बनाने वाले एथलीट्स दूसरे हैं, ये एक्साइटिंग तो नहीं, लेकिन डेफिनेटली अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर कम्पीट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर बात करता हूँ अगले एथलीट की, ये नाम आ जाता है इसके अंदर में हंटर लब्राडा का। हंटर लब्राडा का सुनो एक बहुत बढ़िया लंबा सा अपडेट, क्योंकि हंटर ने अभी बोला है कि उन्होंने 9 हफ्ते से कुछ नहीं करा। देखो, ओलंपिया खत्म हुए 9 हफ्ते हो चुके हैं, 10 हफ्ते हो चुके हैं बल्कि, बट उन्होंने कुछ नहीं करा, जिम तक नहीं गए इतने लंबे समय से। हंटर का ये कहना है कि वो पिछले साल 2023 में 7 महीने लगातार प्रेप करते रहे, नॉन स्टॉप डाइट करते रहे, और उस वजह से वो हो गए हद से ज़्यादा रेस्टलेस। मतलब एक टाइम, एक स्टेट ऐसी आ जाती है दोस्तों एथलीट के लिए, इन बॉडी बिल्डर्स के लिए, कि वो ना रिलैक्स अगर चाहेंगे भी तो नहीं कर पाएंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और हंटर ने कहा यही एक टाइम था जब मुझे सख्त से सख्त ज़रूरत थी एक रेस्ट करने की, और जैसे ही ओलंपिया हुआ ख़त्म, हंटर ने अपनी अचीव करी एक ठीक ठाक प्लेसिंग, उसके बाद वो सीधा एक रेस्ट मोड में अपने चले गए, और अब 10 हफ्ते बाद वो वापस से अपना कर रहे हैं ऑफ सीज़न स्टार्ट। तो उनका ये ऑफ सीज़न अब जब स्टार्ट हो रहा है, इनका वज़न है इस वक्त पे 282 फास्टेड, और हंटर हमें दिखाई दे रहे हैं जिम में एक्सट्रीम एकदम पुश करते हुए जितना कर सकते हैं। और सही में आप देखो, डेडलिफ्ट करते हुए कांप रहे हैं, लेग प्रेस करते हुए वो कांप रहे हैं। डेडलिफ्ट में तो एक्चुअली में उनकी बहुत ज़्यादा वो शेक कर रहे हैं। वज़न थोड़ा सा उनका डेफिनेटली आपको एक साइज़ फुलनेस कम दिखेगी, बिकॉज 2 महीने से ऊपर हो गए एक एथलीट जिम नहीं गया। लेकिन अब उनका ये कहना है कि वो बढ़िया वाला अपना ऑफ सीज़न लगाने वाले हैं। अब आप खुद ही सोच के देखो, यहाँ से लगभग 3 से 4 महीने, 5 महीने भी अगर ये एथलीट ऑफ सीज़न कर लेता है, मई से लेके अगस्त तक भी, जून तक भी अगर ये एथलीट ऑफ सीज़न लगाता है, और ऑफ सीज़न मतलब हंटर का हमेशा ऑफ सीज़न लीन होता है, पहले के बॉडी बिल्डर्स की तरह नहीं कि एकदम बहुत मोटे हो गए, ये आमतौर पे 10% बॉडी फैट के अंदर ही रहते हैं। ऐसे में ये एथलीट के पास में स्टिल बहुत अच्छा टाइम बचेगा अपने आप को किसी प्रो शो में कम्पीट करवा के, जितवा के ओलंपिया में क्वालिफाई करने का, क्योंकि हंटर हमें पता है ओलंपिया में अभी क्वालिफाइड नहीं है। लास्ट जो उनकी प्लेसिंग थी वो 6th आई थी, तो स्टिल काफ़ी एक अच्छी प्लेसिंग लेकर के आ गया। वो 4th प्लेस लाने वाली बात तो नहीं रही जो हंटर अपने ओलंपिया के दूसरे ही साल ले आए थे, बट स्टिल यहाँ पर भी उनकी एक काफ़ी अच्छी आप देखोगे कि प्लेसिंग आई। अब यहाँ पर वो अपना ऑफ सीज़न स्टार्ट कर चुके हैं, और वो बताते हैं कि जब उन्होंने लास्ट टाइम अपना ऑफ सीज़न ख़त्म करके सीज़न की शुरुआत करी थी, यानी कॉम्पिटिशन्स खेलने की, तो उस टाइम पे 291 का उनका वज़न था जब ऑफ सीज़न ख़त्म हुआ। इस बार 282 पे तो शुरू कर रहे हैं,
तो ख़त्म कहाँ पर करेंगे आप खुद ही समझ के देखो। मेरे हिसाब से 295 296 के आसपास अगर ये क्वालिटी बिल्कुल लगाते हैं मसल्स की, तो वहाँ तक ये ऑफ सीज़न अपना लेकर के जाएंगे। और ऐसे में हंटर के अंदर हमें डेफिनेटली अच्छे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि उनके चेस्ट बहुत ही ज़्यादा अभी भी फ्लैट है। सबसे बड़ी बात थी उनके लिए मेंटल स्टेट को अपनी ठीक करना। हम लोग बहुत कम बात करते हैं दोस्तों इस चीज़ के ऊपर कि बॉडी बिल्डर्स की मेंटल स्टेट कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कॉम्पिटिशन्स के बारे में लगातार सोच के, और कॉम्पिटिशन्स के लिए 7-7 महीने 10-10 महीने 2-2 साल तक प्रिपेयर करते करते वो एक रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोगों को मतलब होता है अपडेट से, इनकी बॉडी से, लेकिन मेंटल स्टेट कितनी हिल जाती है, रिलेशनशिप कितने ख़राब हो जाते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। तो हंटर ने इस पोस्ट में यही लिखा। मैं चाहूँगा कि आप इस पोस्ट को जा करके पढ़े, वैसे मैंने डाल रखा है सामने ही। और एक्चुअली में अब हंटर वापस से आ गए हैं अपनी प्रेप करने, और इस साल मुझे लगता है ओलंपिया में वही 6th प्लेसिंग के आसपास ही रहेंगे। देखते हैं क्या करते हैं ये और कौन सा कंपटीशन ये पिक करते हैं। जहाँ तक ये जून के आसपास हमें खेलते हुए नजर आएंगे, अगर मैं यहाँ से एक अंदाज़ा लगा के चलूँ। इसके बाद दोस्तों आते हैं अगले एथलीट, और फाइनली हमारे मिस्टर ओलंपिया 2023 नाम आ जाता है यहाँ पर डेरेक लंसफोर्ड का। दोस्तों डेरेक की मैं अभी पूरी की पूरी 36 मिनट की ये बैक ट्रेनिंग की वीडियो देख रहा था, और ये रिसेंटली आई है एक वीडियो है जिसके अंदर डायरेक्ट सारी मशीन्स मार रहे हैं, रोज़ मार रहे हैं, और अपने लैट्स को ट्रेन करने की टेक्निक बता रहे हैं। बहुत ज़रूरी होती है टेक्निक्स, इसी से हमारी मसल का एक कनेक्शन बनता है हमारे माइंड से, और हम मसल्स को ग्रो करते हैं कम वेट से भी। यहाँ पर डायरेक्ट के साथ में दोस्तों हम देखते हैं जब वो सेटेड मशीन रो मार रहे थे उस टाइम पर उनकी बैक का बिल्कुल एक मिडल पार्ट था जिसको कि हम बोलते हैं मिडल ट्रैप्स, वो होने लग गए काफ़ी ज़्यादा ब्लूइश और रेडिश टाइप, जैसे कि एक मसल नहीं फटने वाली हो जाती है। और ये इतनी ज़्यादा अजीब सी मैंने स्टेट देखी, मतलब बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलती है। शायद आप लोगों ने इससे पहले कभी देखा भी नहीं होगा कि किसी मसल को ट्रेन इतना ज़्यादा कर दो इस हद तक कि वो नीली पीली होनी शुरू हो जाए, लाल नीली होनी शुरू हो जाए। तो ये एक बहुत ही रेयर चीज़ होती है, और इस चीज़ का एक इंडिकेशन होता है कि आप अपनी मसल को कर रहे हो हद से ज़्यादा स्क्वीज़, हद से ज़्यादा ब्लड उस जगह पर जा रहा है कि वो एक्चुअली में मसल वो हैंडल ही नहीं कर पा रही है, फटने को एक तरह से तैयार हो रही है। और डायरेक्ट से जब पूछा गया ये क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल अपना माइंड मसल कनेक्शन इतना ज़्यादा रखता हूँ कि जिसकी कोई हद नहीं है। और एक्चुअली में यही रिजल्ट है कि क्यों डायरेक्ट की बैक इतनी ज़्यादा एक बैलून टाइप है और एक 3D बैक है। अभी वन ऑफ द बेस्ट बैक डबल बाइसेप पोज डायरेक्ट लंसफोर्ड का है इस इंडस्ट्री में, और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि क्यों उनकी बैक स्पेशली ये मिडल ट्रैप्स इतने ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। अब हार्डी शुपन को देखो एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट, वो इसी जगह पर सबसे ज़्यादा लैक करते हैं, इन्हीं मिडल ट्रैप्स में, जहाँ पर कि डायरेक्ट की ये इतना ज़्यादा ब्लड आ गया कि वो नीले पड़ने लग गए। जजिस के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है हार्डी को ये बैक डबल पोज ना देने का। तो एक आपको पता लगेगा कि ट्रेनिंग कितनी अलग किस्म की होती है इन एथलीट्स की, माइंड मसल कनेक्शन इनका कितना स्ट्रॉन्ग होता है जो एक आम आदमी चाह करके भी जिम में अचीव नहीं कर सकता है। और डेफिनेटली जब ज़्यादा मसल्स होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, तो आप कई बार मसल को रिप ऑफ भी कर लेते हो। और कई सारे एथलीट्स इसी तरीके की चीज़ें अपनी चेस्ट में, अपने शोल्डर्स में, अपने हैमस्ट्रिंग्स में रिप ऑफ कर चुके हैं। लेकिन हाँ, बैक के अंदर हम ऐसे केसेस थोड़े कम ही देखने को हमें सुनने को मिलते हैं, बट ये एक इतनी अलग चीज़ थी तो मैंने सोचा कि डेफिनेटली आपको ये बतानी चाहिए। और इसीलिए मैं डेफिनेटली यहाँ पर सारे एथलीट्स की ट्रेनिंग वीडियोस देखने की कोशिश करता हूँ। बाहर के एथलीट्स बहुत कुछ सिखाते हैं। बाकी यही तो दोस्तों सारे के सारे अपडेट्स, और डायरेक्ट लंसफोर्ड का तो डायरेक्टली ओलंपिया में ही खेलने का अपडेट आएगा जो आएगा। और इस सीज़न में देखते हैं हनी रम्बॉट उन पे क्या चेंज करवाते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे इस ऑफ सीज़न के अंदर जो डायरेक्ट का भी चल रहा है, हमें ये देखने को मिला कि डेफिनेटली उनकी बैक काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, बट स्टिल उनकी चेस्ट में अभी भी मास, उनके शोल्डर में अभी भी राउंडनेस, उनके आर्म्स में अभी भी, ट्राइसेप्स में स्पेशली मास थोड़ा सा कम दिखता है, जिसकी वजह से वो पीछे तो नहीं है, जीत तो चुकी है ओलंपिया को, लेकिन एक सबसे बेस्ट बॉडी बिल्डर, एक सबसे बेहतर मिस्टर ओलंपिया भी नहीं कहलाए गए। डायरेक्ट के पास वो हार्डनेस, वो ग्रेनीनेस नहीं है। तो देखते हैं इस साल डायरेक्ट उस हार्डनेस पे, अपने FST7 की उस टेक्निक से जो उनके कोच ने बनाई है, उसके चलते वो क्या इस बार टाइटल को दोबारा से रिक्लेम कर पाएंगे, या फिर अब बारी आएगी एक नए एथलीट लाइक सैमसन दौदा जैसे की। देखते हैं। बाकी अभी के लिए तो दोस्तों यही थे सारे के सारे अपडेट्स। आप बताना आपको वीडियो लगी कैसी है। अगर कोचिंग लेनी हो नीचे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैंने लिंक डाल रखा है, और बस उसके बाद से हम साथ में काम करेंगे। अब दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।